गैमेट की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा के अंतर्गत पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों का। आज हम जिस वर्ष के प्रश्न का अध्ययन करेंगे वह है वर्ष 2013। वर्ष 2013 में आए हुए प्रश्नों के प्रथम भाग में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 13 का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, वोट देने का अधिकार ए सामाजिक अधिकार, बी व्यक्तिगत अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार और डी विधिक अधिकार। तो भारत में जो वोट देने का अधिकार है वह है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, वोट देने का अधिकार क्यों है? क्योंकि वोट देने के अधिकार की बात भारतीय संविधान के 326 में किया गया है। संविधान में उल्लिखित होने के कारण भारत में वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 की हम बात कर रहे थे। तो अनुच्छेद 326 में यह है कि भारत में जो दो सदनीय व्यवस्था है, जिसमें एक आपकी लोकसभा है और दूसरी आपकी जो है वह कौन सी है? राज्यसभा है। इन दोनों सभाओं के जो चुनाव होंगे वे कैसे होंगे? वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। भारत में जो वयस्क मताधिकार की आयु है वह कितनी है? 18 वर्ष है। यानी भारत में वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया हो उसे मत देने का अधिकार है। आइए इसे थोड़ा हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 की हम बात कर रहे थे। अनुच्छेद 326 में जो बात कही गई है वह वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। इस वयस्क मताधिकार की जो भारत में पूर्व में प्रावधान था कि जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था उसे मत देने का अधिकार होता था। किंतु प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेता है उसे मत देने का अधिकार हो जाता है। भारत में संविधान लागू होने के साथ ही साथ लोगों को वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया गया। भारत में जो वयस्क मताधिकार प्राप्त है वह सार्वजनीन वयस्क मताधिकार है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, लिंग, जाति, प्रजाति, आर्थिक स्थिति अथवा शिक्षा के आधार पर वयस्क मताधिकार या मताधिकार से रोका नहीं जा सकता है। एक प्रश्न यहाँ उठता है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है भारत में? तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है, यदि विधानमंडल यानी संसद कानून बना करके किसी व्यक्ति को मत देने के लिए अनर्ह घोषित कर देती है तो वह मत देने का पात्र नहीं होता है। या फिर जो व्यक्ति भारत का निवासी नहीं हो तो वह भी मत देने का अधिकारी नहीं होता है। या फिर भ्रष्टाचार या फिर अपराध के कारण किसी व्यक्ति को मत देने से वंचित कर दिया गया हो तो भी वह व्यक्ति जो है मत देने का अधिकारी नहीं होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ या फिर दिवालिया हो गया व्यक्ति हो उसे भी मत देने का अधिकार नहीं होता है। भारत में जो चुनाव होता है उस चुनाव का संचालन कौन करता है?
यहाँ बात संचालन की हो रही है। तो संचालन भारत में एक संवैधानिक निकाय है जिसे आप चुनाव आयोग कहते हैं। यह चुनाव आयोग ही भारत में चुनाव का संचालन करता है। भारत में जो मत देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति यानी एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार है, उसका जो मतदान होता है वह क्या होता है? गुप्त होता है, यानी दूसरे को पता नहीं लगता है कि उस व्यक्ति ने किस पार्टी या दल को वोट दिया है। कोई भी मतदाता जो होता है, जब वह मतदान करता है तो प्रश्न उठता है, क्या वह पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी मतदान कर सकता है? नहीं, वह व्यक्ति वहीं मतदान कर सकता है जहां उसने अपना पंजीकरण कराया हो। क्या कराया हो? पंजीकरण कराया हो, और उस निर्वाचन क्षेत्र से उसे एक मतदाता पहचान पत्र, क्या मतदाता पहचान पत्र जारी हुआ हो। तो व्यक्ति जिस निर्वाचन क्षेत्र का होता है जहां से उसे मतदाता पहचान पत्र जारी हुआ हो, वह वहीं पर ही अपना मतदान कर सकता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 23 जनवरी को। आप इसको जान लें कि 23 जनवरी को भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान जैसे ही लागू हुआ उसी समय ही सारे लोग, चाहे वह स्त्री हों चाहे पुरुष हों, सबको मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। लेकिन दुनिया के अनेक देशों जैसे अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार जो है वह कब मिला? 1920 में मिला। कब मिला? 1920 में मिला, 19वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं पर इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? 1928 में मिला। वहीं सोवियत संघ में 1936 में। कब मिला? 1936 में। और आप जाने कि ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को मताधिकार 1902 में मिला। आप इस बात पर विचार कर सकते हैं, क्या मताधिकार एक मूल अधिकार है? तो उत्तर है नहीं। किंतु यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से विचार करें तो जो समता का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार और जीवन का अधिकार है, उसमें ही मताधिकार जो है निहित है। आप अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि मताधिकार एक मूल अधिकार हो सकता है, लेकिन वस्तुतः मताधिकार मूल अधिकार नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? ए तीसरी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी पांचवी अनुसूची और डी छठी अनुसूची। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा चौथी अनुसूची। तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन संबंधी बात वह चौथी अनुसूची में कही गई है। आप इस बात को जान लें कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची? 12 अनुसूची है। संविधान जब लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी? 8 थी। संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा 8 अनुसूची थी। जब संविधान का पहला संशोधन किया गया, कौन सा संशोधन? प्रथम या पहला संशोधन किया गया। इस पहले संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची, कौन सी?
नवीं अनुसूची जोड़ दी गई। यह नवीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। अब प्रश्न उठता है कि यह नवीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, इसकी मुख्य चीज क्या है कि भारतीय जो सरकार थी, यह समतामूलक समाज की दिशा में काम कर रही थी। भूमि संबंधी अधिकारों को जमींदारों से यह अधिग्रहण कर रही थी। ऐसे समय में न्यायिक समीक्षा के तमाम प्रश्न उठ रहे थे। इसलिए भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ करके यह प्रावधान किया गया कि इस अनुसूची में जो विषय शामिल कर दिए जाएंगे, उन्हें न्यायिक समीक्षा से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। संविधान में फिर पहले संशोधन के बाद 52वां 52वां संवैधानिक संशोधन किया गया। यह 52वां संवैधानिक संशोधन करके संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 10वीं अनुसूची जोड़ देने से भारतीय संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। और यह जो 52वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, यह 1985 में लाया गया। इस तरह से इसमें जो विषय रखा गया वह दल बदल संबंधी प्रावधानों को रखा गया। फिर इसके बाद क्रमशः 11वीं अनुसूची आई, जो 11वीं अनुसूची जो किस संशोधन द्वारा? 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया। और इसमें जो विषय रखा गया वह पंचायती राज अधिनियम या पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया। आप यहाँ देखें कि 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 1992 में लाया गया। ये तमाम सारे तथ्य हैं, इसे आपको याद रखना चाहिए। 11वीं अनुसूची के बाद 12वीं अनुसूची आई। 12वीं अनुसूची जो है यह नगर पालिकाओं के स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित थी। और यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया। इस तरह से संविधान में अनुसूचियों की जो कुल संख्या थी वह कितनी हो गई? 12 हो गई। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो 12 अनुसूचियां हैं, इनमें संबंधित विषय शॉर्ट रूप में या संक्षिप्त रूप में क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली अनुसूची की। पहली अनुसूची है, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में बात कही गई है। अब हम चलते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो है, इसमें क्या बात कही गई है? इसमें राष्ट्रपति सहित संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के वेतन और भत्तों की बात कही गई है। वेतन और भत्तों की बात कही गई है दूसरी अनुसूची में। और अब हम तीसरी अनुसूची की अगर बात करते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ, क्या है? शपथ प्रतिज्ञान के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के शपथ प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। अब चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा, क्या? राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात कही गई है। यदि हम अब चलते हैं 5वीं अनुसूची की ओर,
जो 5वीं अनुसूची है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। अब 6वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों के, इसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। अगर हम 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की बात है। 8वीं अनुसूची जब हम आते हैं तो 8वीं अनुसूची में जो है वह राजभाषा के संबंध में है। राजभाषा के संबंध में बात कही गई है। जब हम 9वीं अनुसूची, अभी आपने देखा कि 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें यदि कोई विषय डाल दिया जाता है तो वह न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से क्या होता है, बाहर हो जाता है। और 10वीं को आपने जाना कि वह दल बदल से संबंधित है। और 11वीं के बारे में अगर हम बात करें तो यह पंचायती राज क्षेत्र के बारे में है। और अगर 12वीं की हम बात करें तो यह नगर पंचायत या नगर पालिका क्षेत्रों के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। इसलिए हम प्रश्न संख्या अब 3 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। ए तिलक, बिपिन चंद्र पाल, बी गोखले, नौरोजी, सी नेहरू, बोस, डी जयप्रकाश नारायण और लोहिया। इसमें जो उत्तर है वह होगा नेहरू और बोस, क्योंकि यहाँ पर जो नेहरू हैं ये लोकतांत्रिक समाजवादी हैं। कैसे हैं? लोकतांत्रिक समाजवादी। और जो बोस हैं ये क्रांतिकारी। इन दोनों के विचार परस्पर एक दूसरे से विपरीत हैं। यहाँ पर अगर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की हम बात करें तो ये दोनों जो हैं ये हैं समाजवादी। कैसे? समाजवादी। तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं। गोखले और नौरोजी की यदि हम बात करें तो ये हैं उदारवादी। कैसे? उदारवादी। और ये तिलक और बिपिन चंद्र पाल की बात करते हैं, ये हैं उग्रवादी यानी क्रांतिकारी हैं। तो इसमें नेहरू और बोस जो हैं यही उत्तर सही होगा। अब प्रश्न संख्या हम 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य क्या है। ए अपने दल की नीतियों के विषय में सूचित करना, बी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, सी प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, डी विधान विषयक सूचनाओं के बारे में सूचित करना। तो आप इसमें देखिए जो उत्तर सही होगा अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य राज्यपाल के प्रति नहीं है। किंतु इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं यह मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के संदर्भ में है। संविधान के अनुच्छेद 163, कौन सा अनुच्छेद? 163। इस अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि उन बातों को छोड़कर जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कार्य करेगा। राज्यपाल को अपने कार्यों को करने के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता लेनी पड़ेगी और वह
मंत्रिपरिषद की सहायता से कार्य करेगा और जो यह मंत्रिपरिषद होगी उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो इसलिए आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की बात कही गई है वह अनुच्छेद 163 में कही गई है। अब हम आते हैं कि प्रश्न संख्या 5 पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? इसमें ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 78 और डी अनुच्छेद 75। तो इसमें जो आपका उत्तर सही है वह है अनुच्छेद 78। इसी अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। तो इसमें 4 अनुच्छेद हैं, एक एक करके देख लेते हैं कि प्रत्येक अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है। जब हम अनुच्छेद 52 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति की बात कही गई है। अनुच्छेद 61 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 जो है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर, किस पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? महाभियोग की बात कही गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लाया जाएगा, इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में कहा गया है। इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो सदन, यानी 2 सदन हैं राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाने का, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा में से जो सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाएगा, यह महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के अतिक्रमण के लिए लाया जाएगा। जो सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाता है उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर से एक संकल्प पारित करे और उस संकल्प की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दे और अपने सदन के सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित कर दे। जब पहला सदन जिसमें प्रस्ताव प्रारंभ में लाया गया है वह प्रस्ताव पारित करता है तो जांच के लिए दूसरे सदन में वह संकल्प या प्रस्ताव चला जाता है और दूसरा सदन जब संकल्प की जांच करता है तो उसमें राष्ट्रपति के उपस्थित होने, अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन भी अपने सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है महाभियोग का, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने के तिथि से हटना होता है। बात यहाँ अनुच्छेद 78 की हम कर रहे थे। अनुच्छेद 78 में हमने बताया कि इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के बारे में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री के यह कर्तव्य है कि विधान यानी कानून और प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को क्या कराए? अवगत कराए, यानी राष्ट्रपति को जानकारी दे। तथा राष्ट्रपति यदि इन्हीं विषयों के संबंध में प्रधानमंत्री से कोई सूचना चाहता है तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे। तथा यदि कोई मंत्री किसी विषय पर निर्णय ले लिया है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अब हम आते हैं अनुच्छेद 75 पर। अनुच्छेद 75 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्त करेगा। जो 75वां अनुच्छेद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके कई उपखंड हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 75(1) की बात हम कर लेते हैं। अनुच्छेद 75(1) की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो प्रावधान है वह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अब दूसरा जो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है वह है 75(1) का एक के का में जो है इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वह लोकसभा, कौन, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान में 91वां यानी 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। इस तरह जो मंत्रिपरिषद का भारी भरकम आकार होता था वह इसके द्वारा जो है सीमित कर दिया गया। 75(1) एक अनुच्छेद है 75(1) यह 75(1) यह प्रावधान करता है कि किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन सदन से अनर्ह घोषित हो गया है तो उसके अनर्हता की अवधि क्या होगी इसका प्रावधान किया गया है और यह जो सदस्यों के लिए लागू होता है वही बात जो है मंत्रियों के लिए भी लागू होता है। 75(1) की बात हो गई। अब हम 75(2) की बात करते हैं। अनुच्छेद 75(2) में यह प्रावधान है कि जो मंत्री होंगे वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। इसके साथ ही 75(3) भी बहुत महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद है। इसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह सामूहिक रूप से लोकसभा यानी निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। और 75(4) एक अनुच्छेद है। 75(4) में मंत्रियों को पद और गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार दिलाता है। एक अनुच्छेद और है वह है 75(5). तो ये 75(5) क्या है? 75(5) यह प्रावधान करता है कि यदि कोई मंत्री लगातार संसद के किसी सदन का 6 माह तक सदस्य नहीं रहता है तो वह 6 माह की अवधि समाप्त होने पर मंत्री के पद पर नहीं रहेगा। और एक अनुच्छेद और देखिए 75(6). 75(6) के अधीन संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह समय समय पर मंत्रियों के वेतन और भत्ते आदि का निर्धारण करे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया है? ए. समानता का अधिकार, बी. स्वतंत्रता का अधिकार, सी. संपत्ति का अधिकार और डी. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वह संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 3 में है, भाग 3। और आप देखिए ये जो संविधान का भाग 3 है यह किससे संबंधित है?
मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित होने के कारण संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे जो है संविधान की आत्मा क्यों कहा था? यदि यह अनुच्छेद नहीं होता तो व्यक्ति अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास कैसे जा पाता? यानी इन्हीं संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। जो अनुच्छेद 32 है, यह अनुच्छेद 32 के अधीन सुनवाई का एकमात्र अधिकार जिस न्यायालय के पास है वह न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। यानी उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अधीन सुनवाई का अधिकार नहीं है, उसे 226 के अधीन सुनवाई का अधिकार है। इस तरह से आप सभी ने देखा कि इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। प्रश्न संख्या हम 7 पर आते हैं कि गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ही जो है गांधी की आत्मकथा है, इसी के संदर्भ में पूछ रहा है। ए गिरि प्रवचन, बी हिंद स्वराज, सी भारत एक खोज और डी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यही है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जिसे गांधी ने 1927 में लिखा था। कब लिखा था? 1927 में। और यहाँ पर भारत एक खोज दिया है, इसके जो लेखक थे वे कौन थे? नेहरू। ये नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज जो रचना है, हिंद स्वराज भी इसको गांधी ने ही लिखा था और इसको इन्होंने 1900 कब लिखा था? 9 में। गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ तो लिखा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, फ्रॉम यारोडा मंदिर, मेरे गुरु गोखले, स्वास्थ्य की कुंजी, मेरे सपनों का भारत और ग्राम स्वराज आदि भी पुस्तकें लिखी हैं। गांधी जी की कुछ प्रमुख पत्रिकाएं थी। जो पहली इनकी पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। कौन? इंडियन ओपिनियन। यह इंडियन ओपिनियन इन्होंने कहाँ प्रकाशित किया? साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किया। इसके साथ साथ इनकी यंग इंडिया, आप जान लें, यंग इंडिया भी इनकी एक पत्रिका थी। इसके बाद नवजीवन भी थी, नवजीवन। इसके बाद एक और पत्रिका है हरिजन, हरिजन भी इनकी पत्रिका थी। इस तरह से आपने गांधी के बारे में जाना, इस प्रश्न के उत्तर के बारे में भी जाना। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 8 है कि संप्रभुता एक विशेषता है। यानी संप्रभुता किसकी विशेषता है? ए जनता, बी राज्य, सी सरकार और डी संसद। आप सभी जानते हैं कि जो राज्य है उसकी 4 विशेषताएं होती हैं। पहला भूभाग, भूभाग, दूसरा सरकार और तीसरा संप्रभुता और चौथा जनसंख्या। तो आपने इसमें देखा कि इन राज्य के 4 तत्वों में एक तत्व संप्रभुता है। तो यह संप्रभुता जो है किससे संबंधित है? राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर उत्तर होगा राज्य। आप सभी जानते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है, यानी मौलिक और निरपेक्ष
शक्ति है जिस पर आंतरिक और बाह्य रूप से कोई नियंत्रण है। वह सबको अपने आदेशों का पालन कराती है, किंतु किसी का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये जो संप्रभुता है, इस संप्रभुता की कई विशेषताएं हैं, जिसमें पहली जो उसकी विशेषता है वह है, आप देखिए, निरंकुशता। क्या? निरंकुशता। और दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है सर्वव्यापकता। क्या है? सर्वव्यापकता। और इसकी जो तीसरी विशेषता है वह है अस्थायित्व। क्या? अस्थायित्व। और इसकी जो चौथी विशेषता है वह है एकांतिकता। क्या? एकांतिकता। और इसकी जो पांचवी विशेषता है वह है अविभाज्यता। आप यहाँ लिख लेते हैं हम, अविभाज्यता। और इसकी जो छठी विशेषता है वह है अदेयता। अदेयता। अब इसको जो है हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला है निरंकुशता। संप्रभुता जो होती है यह एक निरंकुश, असीमित और निरपेक्ष शक्ति होती है। इस संप्रभुता से बड़ी शक्ति समाज या राज्य में कोई नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे निरंकुशता का यहाँ क्या अर्थ है। दूसरा है सर्वव्यापकता। राज्य के अंतर्गत जो संप्रभुता होती है, इसकी पहुंच जो होती है चारों तरफ होती है। सभी व्यक्ति और संस्थाएं इसके अधीन होती हैं। किसी व्यक्ति और संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य के रहते हुए, यानी संप्रभुता के रहते हुए, वह उसके नियंत्रण से मुक्ति पाले। और तीसरा आप देखिए, इसमें तीसरा जो है वह है अस्थायित्व। अस्थायित्व जो है, यानी जब तक राज्य का अस्तित्व है तब तक ही संप्रभुता रहेगी। जैसे ही राज्य का अस्तित्व मिटेगा वैसे संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। एक इसमें और विशेषता है एकांतिकता, यानी संपूर्ण राज्य में संप्रभुता शक्ति का अकेले एंजॉय करने वाली जो शक्ति है वह कौन है? संप्रभुता है। यानी संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो केवल राज्य के पास रहती है, किसी दूसरे के पास नहीं रहती है। अविभाज्यता। एक विशेषता संप्रभुता की अविभाज्यता भी होती है, यानी विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक धोखा हो सकता है। यानी यदि संप्रभुता विभाजित होगी तो संप्रभुता या राज्य का क्या होगा? नाश हो जाएगा। छठवां जो संप्रभुता की विशेषता है वह विशेषता है अदेयता। अदेयता का तात्पर्य है कि किसी को दिया नहीं जा सकता, इसका किसी को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए, लॉक ने राज्य और सरकार शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। बी, लॉक राज्य को सरकार से श्रेष्ठ मानता है। सी, लॉक ने राज्य और सरकार में विभेद किया है। और डी है, लॉक ने राज्य और सरकार में विभेद नहीं किया है। तो इसमें जो उत्तर सही है वह लॉक ने राज्य और सरकार में अंतर किया है। आप सभी जानते हैं कि जब आप लॉक के सामाजिक समझौते का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि लॉक मुख्य रूप से दो समझौते की बात करता है। लॉक का जो प्राकृतिक समाज है वह पूर्व सामाजिक नहीं है, बल्कि वह कैसा समाज है? पूर्व राजनीतिक समाज है।
तो पहले समझौते के द्वारा जो लॉक बात करता है वह राजनीतिक समझौते की बात करता है, जिसमें जनता परस्पर समझौता करती है। लॉक दूसरे जब समझौते की बात करता है तो एक तरफ शासक होता है और दूसरी तरफ जनता होता है, जो जनता परस्पर सहमति से शासक और जनता के बीच जो है समझौता होता है और उनके बीच कुछ शर्तें तय होती हैं। यहाँ पर जो सरकार है वह अधिकारों से पूरी तरह संपन्न या निरंकुश नहीं है। उसकी शक्तियां जो है वह शर्तों से क्या है, सीमित है। सरकार एक ट्रस्ट की भांति है। लॉक कहता है कि यदि सरकार संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन, यहाँ पर लॉक ने संपत्ति के अधिकार में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल कर लिया है। यदि सरकार उनके इस अधिकारों को नष्ट करती है तो जनता को यह अधिकार है कि उसको हटा दे। इस तरह से लॉक जिस संप्रभुता की बात करता है वह सीमित संप्रभुता या सीमित राज्य, सीमित सरकार की बात करते हुए एक संवैधानिक राज्य की भी बात वह करता है। लॉक जो है, यह लॉक क्या उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। क्या उदारवाद की आत्मा। अब आप देखिए दूसरी बात जो है, लॉक ने इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति, जो रक्तहीन क्रांति हुई थी गौरवपूर्ण 1688 में, इसका लॉक जो है समर्थन करता है। लॉक जो संपत्ति है, कहता है कि संपत्ति जो होता है वह श्रम का परिणाम होता है और इसके आधार पर ही वह जो है निजी संपत्ति का समर्थन करता है। लॉक एक बात और है, लॉक ने अपने पुस्तक में कहीं पर भी संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है। संप्रभुता के स्थान पर वह जिस शब्द का प्रयोग करता है वह है सर्वोच्च शक्ति। यह चीज परीक्षाओं में अक्सर आता है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, जान लें। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 जो है, वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्त होती है। ए 54 सदस्य, बी 55 सदस्य, सी 56 सदस्य और डी 57 सदस्य। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है 55 सदस्य। तो लोकसभा में बैठक के लिए आपको चाहिए 55 सदस्य। अब यहाँ जो बैठक है इसका एक कोरम होता है। कोरम को आप गणपूर्त भी कहते हैं। किसी सभा या समिति की जब बैठक होती है उसके लिए एक न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है, तभी ही बैठक वैध और कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 100 के 3 में यह प्रावधान 100 के 3 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए जो कोरम होगा वह कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होगा। यह 1/10वां भाग लोकसभा में 55 सदस्य होते हैं। 104 मतलब अनुच्छेद 100 के 4 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बैठक हो रही है और गणपूर्ति नहीं है तो सदन की जो अध्यक्षता कर रहा है उस व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि जब तक गणपूर्ति ना हो जाए तब तक के लिए सदन के बैठक को स्थगित कर दे। प्रश्न संख्या 11 आप देखिए। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है।
ए राज्य का दैवी सिद्धांत, बी राज्य का समझौता सिद्धांत, सी विकासवादी सिद्धांत और डी अपने सीमित रूप में सभी। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा विकासवादी सिद्धांत। ये जो चारों राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, इसमें आप देखिए क्या है। जो राज्य का दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है, यह सिद्धांत मानता है कि राजा की जो शक्तियां हैं वह ईश्वर से प्राप्त शक्तियां हैं, यानी राजा या राज्य साक्षात ईश्वर है। समझौता सिद्धांत कहता है कि व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए सहमति से राज्य का निर्माण किया है। विकासवादी सिद्धांत मानता है कि ऐतिहासिक विकास क्रम में समय के साथ कई तत्वों ने राज्य के उत्पत्ति में योगदान दिया है। जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है वह मानता है कि जो तत्व राज्य के उत्पत्ति में अपना योगदान देते हैं, उनमें सबसे पहला चीज जो है वह है मूल सामाजिक प्रवृत्ति। मूल सामाजिक प्रवृत्ति, ये पहला तत्व है जो राज्य के विकास में अपना योगदान देता है। अरस्तु ने एक वाक्य कहा था कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है वह व्यक्ति या तो पशु है या फिर देवता। यानी मनुष्यों की जो मूल प्रवृत्ति होती है वह समाज में, समूह में रहने की होती है। यही पहली भावना है जो राज्य के विकास में अपना योगदान देता है। मनुष्यों में ही नहीं, आप पशुओं में, जीव जंतुओं में भी सामूहिक या सामाजिकता की प्रवृत्ति को पा सकते हैं। दूसरा तत्व जो आया वह हुआ रक्त संबंध। आप यहां देखिए रक्त संबंध। ये रक्त संबंध क्या है कि एक ही रक्त से जुड़े हुए लोग जो होते हैं परस्पर रहना शुरू कर देते हैं। परस्पर रक्त संबंध के लोग जब परस्पर मिलते हैं तो कुटुंब परिवार बनता है, इसके बाद गांव बनता है, फिर नगर राज्य, राज्य बनता है। यानी रक्त संबंध ने भी राज्य के विकास में योगदान दिया है। जब समाज में व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए कोई राज्य शक्ति नहीं थी तो व्यक्तियों में आज्ञा पालन की भावना को भरने में धर्म ने बड़ी भूमिका निभाई है। यानी धर्म भी राज्य के विकास में अपना योगदान दिया है। शक्ति, प्रथम राजा जो था वह भाग्यशाली योद्धा था, यानी शक्ति या बल ने भी राज्य के विकास में अपना योगदान दिया है। इसके बाद आर्थिक गतिविधियां, परस्पर आर्थिक जीवन जीने, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्यों के परस्पर संबंधों ने भी जो है राज्य के विकास में योगदान दिया है। यहाँ पर हम आर्थिक शक्ति भी लिख दे रहे हैं। आर्थिक गतिविधियां आप कह सकते हैं, इसने भी राज्य के विकास में योगदान दिया है। इसके बाद जो अंतिम तत्व है और सबसे प्रमुख तत्व है जो राज्य के विकास में योगदान देता है वह है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना, पॉलिटिकल कॉन्शसनेस। यह राजनीतिक चेतना जो है यह राज्य के विकासवादी सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ग्लिकाइस्ट नामक विद्वान कहता है कि राज्य के विकास या निर्माण के सभी तत्वों के तह में, जिसमें रक्त संबंध, धर्म ही सम्मिलित रहे हैं, उनमें राजनीतिक चेतना सबसे प्रमुख तत्व है। इस तरह से आपने इसके उत्तर को देख लिया। अब प्रश्न संख्या हम 12 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है उदारवाद का मूल तत्व है। ए व्यक्ति स्वतंत्रता,
बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी पंथ निरपेक्षता और डी समानता। इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा वैयक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद का जो मूल तत्व है वह व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इंग्लैंड नामक देश जो है वही उदारवाद का घर कहा जाता है। कुछ लोग या कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। हाँ, दोनों अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किंतु दोनों एक चीज नहीं है। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जब उदारवाद का उदय होता है, इसके उदय में अनेक कारकों का योगदान रहा है, जिसमें पहला जो योगदान है वह औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का उदय। 18वीं शताब्दी में आप सभी जानते हैं कि विज्ञान तकनीकी का उदय होता है, औद्योगिक क्रांति होती है और उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है। मध्य युग में आम आदमी के जीवन पर काफी आर्थिक नियंत्रण था। सामंत किसानों पर नियंत्रण रखते थे, जो व्यापारी थे उन पर गिल्ड या श्रेणियां नियंत्रण रखती थी। साथ ही साथ व्यक्तियों के आर्थिक गतिविधियों पर चर्च भी नियंत्रण रखता था। 18वीं शताब्दी में जब बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति होती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगता है, तो इस उत्पादन होने से एक नए जो है समाज का जन्म होता है, और वह जो नया वर्ग है जिसको हमने अभी समाज कह दिया है, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति होने से समाज में एक नए समृद्धशाली वर्ग का उदय होता है, और यह जो समृद्धशाली वर्ग है यह अधिक से अधिक संपत्ति को अर्जित करना चाहता है और यह अधिक से अधिक स्वतंत्रता चाहता है। चूंकि यह एक प्रभावशाली वर्ग हो गया, इसलिए इसने अपने प्रभाव का प्रयोग करके शासन और सत्ता से आर्थिक रूप से गतिविधियों पर होने वाले नियंत्रण को समाप्त करवा दिया और आर्थिक स्वतंत्रता की भावना पैदा हुआ, और यह मानने लगा कि व्यक्ति के आर्थिक गतिविधियों पर सामाजिक, राजनैतिक और नैतिक आदि किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए। 18वीं शताब्दी में एक बात और उदारवाद के उदय में अपना योगदान देता है, वह है नवजागरण। आप सभी जानते हैं कि मध्य युग में जो जीवन था मनुष्य का वह ईश्वर केंद्रित हो गया था। चिंतन का समस्त आधार ईश्वर होने के कारण जीवन के अन्य क्षेत्रों की प्रगति जो है वह नहीं हो पाई थी। ईश्वर और व्यक्ति के बीच में धर्म सत्ता आ गई थी। यह धर्म सत्ता अपने आप को शास्त्रों और ईश्वर के व्याख्या करने का दंभ भरती थी और इसके माध्यम से आम जन का शोषण होता था। 18वीं शताब्दी में लोगों की दृष्टि यूनानी चिंतन पर पड़ी और नवजागरण नामक एक बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस बौद्धिक आंदोलन ने जो है व्यक्ति के चिंतन को जो है लौकिक बनाया और व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के केंद्र में यह लौकिक जीवन स्थापित होने लगा और वह मानने लगा कि सत्य और श्रद्धा की प्राप्ति अंधविश्वास से न होकर के मनुष्य के विवेक और उसके बुद्धि से तय होगी। इस तरह से व्यक्ति की आजादी की तरफ बल दे करके नवजागरण ने उदारवाद का मार्ग प्रशस्त किया। इसी समय धर्म सुधार का आंदोलन भी चला। धर्म सुधार का आंदोलन क्या आंदोलन था कि मध्यकाल में जो पोप हुआ करते थे, शास्त्रों का जो अर्थ बताते थे, व्यक्ति और ईश्वर के बीच में वे खड़े रहते थे। किंतु 16वीं शताब्दी में कई धर्म सुधारक आए, जिसमें लूथर हैं, जिग्वेली हैं, काल्विन हैं। इन सभी लोगों ने धार्मिक निरंकुशता का
विरोध करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कहा कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा नहीं है, व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयत्नों के द्वारा ही जो है वह क्या कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसी समय आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में, इसी समय आप सभी जानते हैं कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्रों का उदय होता है। राज्य के जो राजा रहे हैं वे अपने को दैवीय सत्ता घोषित कर दिए और अपने को दैवी उत्पत्ति मान करके अपने को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिए। डॉक्टर आशीर्वादम ने कहा कि इन राजाओं के जो नियम होते थे ये ऐसे ऐसे कानून जारी करते थे जिसको देख करके हंसी आती है कि उनके जो कानून होते थे बिल्कुल अर्थहीन होते थे कि निश्चित दिनों के लिए आप कौन सा भोजन करेंगे तथा मुर्दों को किन वस्त्रों से दफनाया जाएगा, इस तरह की आज्ञा देते थे। ऐसी स्थिति में इन निरंकुश राजाओं का विरोध होना स्वाभाविक था। इसका लॉक, मिल, स्पेंसर, ग्रीन आदि ने क्या किया, समर्थन किया और उदारवाद के योगदान दिया। जो उदारवाद विचारधारा है, यह उदारवादी विचारधारा अपने साथ कई जो है अन्य विचारधाराओं को शामिल करते हुए आगे बढ़ी, किंतु इसके जो मूल सिद्धांत, मूल रूप से कहा जा सकता है कि इसके मौलिक सिद्धांत क्या हैं, तो हम कुछ जो है बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदारवाद की जो पहली विशेषता है, यह पहली विशेषता है कि यह मानवीय विवेक में, इसमें मानवीय विवेक में विश्वास करती है। यानी यह मानती है कि व्यक्ति अपना नियंता स्वयं है, वह स्वयं अपने के द्वारा ही अपना विकास कर सकता है। टॉमस पेन ने कहा था कि मेरा मन ही मेरा चर्च है। इसी तरह लॉक ने कहा कि सच्चा ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, उदारवाद में उन इतिहास और परंपराओं का विरोध किया गया जो इतिहास और परंपराएं मानव प्रगति के लिए बाधक रही। यह उदारवादी विचारधारा यह मानवीय स्वाधीनता, स्वतंत्रता में विश्वास करती थी और यह मानती थी कि समस्त राज्य जो है वह क्या है, व्यक्तियों के लिए साधन है। इसमें जो राज्य है वह क्या है, साधन है, और जो व्यक्ति है वह क्या है, साध्य है। ऐसा उदारवादी विचारधारा मानती है। यह समाज और राज्य को एक कृत्रिम संगठन मानती है। यह मानती है कि राज्य और समाज का निर्माण मनुष्यों ने अपने लाभ के लिए किया है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। यह विचारधारा प्राकृतिक अधिकारों का भी समर्थन करती है। हाफ लॉक आप रूसों में भी देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का यह समर्थन करता है तथा निरंकुशताशाही का विरोध करता है। कानून के शासन में जो है विश्वास करता है। लोकतांत्रिक पद्धति, अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति में भी यह विश्वास करता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न हमारा है, निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है। ए 3 माह बाद, बी 6 माह बाद, सी 1 वर्ष बाद, डी 2 वर्ष बाद। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह 2 वर्ष बाद। जो ग्राम प्रधान होता है या सरपंच जो होता है, जब वह चुन लिया जाता है तो चुनने के 2 वर्ष तक उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की जो प्रक्रिया है, ग्राम सभा के 1/2 यानी आधे सदस्य ग्राम सभा के हस्ताक्षर के साथ
तथा 5 पंचायत सदस्य यदि हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव लाते हैं, एक नोटिस लाते हैं और वे जिला पंचायत अधिकारी को देते हैं, जिसमें यह प्रावधान किया गया जाएगा कि ग्राम पंचायत के प्रधान को हटाना है और किन कारणों पर हटाया जाएगा, इसका भी उल्लेख होता है। जिला पंचायत अधिकारी जो होता है वह जैसे ही नोटिस वह पाता है तो 30 दिन के भीतर ही ग्राम सभा की वह बैठक बुलाता है, किंतु इस बैठक की सूचना ग्राम प्रधान को 15 दिन पूर्व दी जाएगी। जो बैठक होगी तो बैठक में कम से कम ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का होना जरूरी है। बैठक में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा यदि प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो ग्राम प्रधान को हटना पड़ता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव ग्राम प्रधान के विरुद्ध नहीं पारित होता है तो पुनः 1 वर्ष तक उसके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इस तरह से आपने इसको देखा। अब प्रश्न संख्या हम 14 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तीसरा है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य और चौथा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें एक आप देखिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य भी दिया गया है। यह मुकदमा क्या था? यह जो मुकदमा है यह 1951 में आया। यह वाद जो है यह संविधान में जब पहला संशोधन किया गया, जिसमें संसद ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए 9वीं अनुसूची लाया, तो उस संदर्भ में शंकरी प्रसाद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जो है रिट दायर गया। आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लाया था, जिसमें जमींदार, किसान और सरकार के बीच में कर वसूलने वाले मध्यस्थ होते थे, लगान वसूलते थे। किंतु जो पहला संविधान संशोधन यह जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के लिए लाया गया और इसमें जो है 9वीं अनुसूची जब शामिल की गई तो इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषय जो हैं वे क्या न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे और संविधान के अनुच्छेद 31A और 31B में भी संशोधन किया गया। यह वाद पश्चिम बंगाल के एक जमींदार थे शंकरी प्रसाद सिंह देव ने दायर किया। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान में संसद जो है अनुच्छेद 368 के अधीन यह सख्त धारित करता है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है और यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 13(2) के अधीन यह सामान्य विधि नहीं है, इससे इस प्रतिबंध से छूट है। यहां पर आप देखिए एक सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, यह 17वें संवैधानिक संशोधन की संवैधानिकता पर विचार किया गया। 17वां संवैधानिक संशोधन भी यह भूमि सुधार संबंधी विषयों से संबंधित था और इसमें जो है राजस्थान राज्य में कुछ ऐसे विषय थे जो 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया और सज्जन सिंह राजस्थान राज्य के एक रतलाम रियासत थी, उस रियासत के शासक थे। 1967 में आया गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ परिवार एक था, उसके पास 500 एकड़ भूमि थी। पंजाब सरकार ने क्या किया, काश्तकारी अधिनियम में केवल 30 एकड़ जमीन ही आप रह सकते हैं और शेष जमीन जो है अतिरिक्त घोषित की जाएगी। यह मामला 1965 में कहां पहुंचा, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। और न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार जो है अनुलंघनीय है और यह किसी भी विधायी कार्रवाई से सुरक्षित हैं। और इसी गोलकनाथ वाले मामले से जो है जो न्यायपालिका रही है वह न्याय सक्रियता की ओर बढ़ती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया। इस मामले में आपने देखा ही कि कहा गया कि एक संविधान का मौलिक ढांचा है, उस मौलिक ढांचे में संसद को संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी और इसी ने जो है मूल ढांचे के कुछ स्वरूप को निर्धारित किया, जिसमें संसदीय शासन व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्षता है, गणतंत्र है, संघीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि जो है इसने मूल ढांचा घोषित किया। उसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल केस आया। इसमें कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन भी जो है यह संविधान का आधारभूत लक्षण है। इस तरह से आपने इस उत्तर को देखा। प्रश्न संख्या 15 है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? प्लेटो के द्वारा, अरस्तू के द्वारा, मैकियावेली के द्वारा, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो जो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किया गया पहली बार वह अरस्तू के द्वारा किया गया। आप इसको देखिए कि अरस्तू के समय में राज्य और सरकार के बीच में कोई अंतर नहीं थे। अरस्तू के जो वर्गीकरण का जो आधार था वह संख्या और गुण था। अरस्तू ने संख्या, एक व्यक्ति शासन करेगा, राजतंत्र यदि जनता के हित में करता है, अगर अहित में करता है तो वह क्या होगा? निरंकुश तंत्र हो जाएगा। कुछ लोग शासन करेंगे जनता के हित में, कुलीन तंत्र हो जाएगा। यदि हित में नहीं करेंगे तो गुट तंत्र हो जाएगा। यदि कुछ लोग अधिक लोग जनता के हित में शासन करते हैं तो वह पॉलिटी हो जाएगा। यदि बहुत सारे लोग जनता के हित में शासन नहीं करते हैं तो वह लोकतंत्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसमें ए है ऑस्टिन, बी है लॉक, सी एक्विनास, डी है मिटलैंड। तो इसमें उत्तर होगा ऑस्टिन। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का आप सभी जानते हैं कि ऑस्टिन ने किया है। इस एकलवादी सिद्धांत को आप विधिवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत कह सकते हैं, वैधानिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ऑस्टिन ने एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए संप्रभुता की परिभाषा दी और उन्होंने माना कि एक मानव श्रेष्ठ, कौन? मानव श्रेष्ठ अपने ही समान किसी दूसरे मानव श्रेष्ठ की आज्ञा मानने का अभ्यस्त न हो तथा इस मानव श्रेष्ठ की आज्ञाओं का पालन समाज के अधिकांश लोग करते हों तो उस मानव श्रेष्ठ सहित जो समाज होगा वह एक राजनीतिक समाज होगा। राजनीतिक समाज होगा। तो राजनीतिक समाज होगा तो यह निश्चित संप्रभु और वह समाज जो राजनीतिक है एक स्वतंत्र समाज होगा। ऑस्टिन ने जो एकलवादी संप्रभुता की बात कही है उसने एकलवादी संप्रभुता के बारे में कहा कि संप्रभुता का केवल एकमात्र ही स्रोत हो सकता है, वही सर्वोच्च शक्ति है जिसमें पूर्णता यानी एब्सोल्यूटनेस होगी, यूनिवर्सैलिटी होगी यानी सार्वभौमिकता होगी, अदेयता इनएलिजिबिलिटी होगी, परमानेंस होगा और इंडिविजुअलिटी होगी। हम प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? ए राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, सी विधान परिषदों का निर्वाचित सदस्य और डी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें प्रश्न संख्या होगा सी विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए
आप सभी जानते हैं कि एक निर्वाचक मंडल होता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों जहां पर विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर आदि हैं जहां विधानसभाएं हैं, इसके निर्वाचित सदस्य जो है वे राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करते हैं। विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं करते हैं। राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाता है, निर्वाचित होने के बाद वह 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है, किंतु वह अपना पद तब तक धारित करता रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद को धारित नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति का जब पदावधि समाप्त होता है तो पदावधि समाप्त होने से 60 दिन पूर्व ही भारत का निर्वाचन आयोग किसी भी समय राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई गई है। इस प्रणाली में यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति की प्रणाली में प्रत्येक जो निर्वाचक होते हैं उतने वरीयताओं को चिन्हित करते हैं जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार होना चाहता है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक का होना जरूरी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो जमानत राशि तय की जाती है वह होती है 15,000 रुपये। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदान होता है संसद भवन में हो सकता है या उन राज्यों की राजधानियों में जहां विधानसभाएं हैं या सचिवालयों में तथा जहां पर ये मतदान करता है। आप अपने सुविधानुसार ये कहीं भी मतदान किसी भी राज्य में या जाकर के दिल्ली में कर सकते हैं, किंतु इसके लिए 10 दिन पहले निर्वाचन आयोग को सूचना देनी होगी। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है इसमें जो मतपत्र प्रयोग किया जाता है उन मतपत्रों में 2 प्रकार के मतपत्र होते हैं। एक मतपत्र संसद सदस्यों के लिए होते हैं, दूसरा मतपत्र जो होता है विधानसभा के सदस्यों के लिए होते हैं। जो हरे रंग का मतपत्र होता है वह विधानसभा सदस्यों के लिए होता है, जो गुलाबी रंग का मतपत्र होता है वह संसद सदस्यों के लिए होता है। इस मतपत्र पर अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा होता है, किंतु राज्य विधान सभाओं के जो मतपत्र होते हैं उनमें अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा होती है। इस तरह से आपने इस को समझा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग नहीं लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 है, प्रश्न संख्या 18 है, प्राणन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए स्वामी विवेकानंद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा प्राणन्यास सिद्धांत क्या है? ट्रस्टीशिप। आप इससे सभी परिचित होंगे। ट्रस्टीशिप जो है यही क्या है? प्राणन्यास सिद्धांत है। तो यह ट्रस्टीशिप है क्या? इसकी प्रेरणा गांधी जी ने कहां से लिया? ट्रस्टीशिप की प्रेरणा गांधी जी ने ईशोपनिषद, किससे? ईशोपनिषद से प्राप्त की। देखिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। ईशोपनिषद में यह बात की गई कि त्याग के द्वारा संसार की समस्त वस्तुओं का भोग करना श्रेयस्कर है। गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप का यह सिद्धांत है, गांधी जी मानते हैं कि समाज में असमानता को दूर करने के लिए पूंजीपतियों को ट्रस्टीशिप का पालन करना चाहिए। ट्रस्टीशिप के अंतर्गत गांधी बताते हैं कि प्रत्येक जो पूंजीपति है वह अपनी संपत्ति का स्वयं को मालिक ना समझ करके उसका संरक्षक समझे और जितनी
संपत्ति जीवन को संचालित करने के लिए उसके आवश्यक हो उतनी संपत्ति का वह भोग करे, शेष संपत्ति को समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दे। इस तरह गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है, इसके माध्यम से गांधी जी पूंजीवाद के दोषों को दूर करना चाहते हैं और वे नैतिकता के आधार पर जो है ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को पूंजीपतियों से अपनाने के लिए कहते हैं। कई आलोचक यह सवाल उठाते हैं कि पूंजीपति क्यों मानने लगे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो गांधी जी इसका उत्तर देते हैं, यदि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का पालन पूंजीपति नहीं करते हैं तो मजदूर वर्ग अहिंसा के माध्यम से सत्याग्रह कर सकता है। अब प्रश्न संख्या 19 आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है। ए आर्थिक सामाजिक परिषद, बी सचिवालय, सी महासभा और डी न्यास परिषद। यहाँ पर आप देखिए कि जो न्यास परिषद है यही सही है, यही 1994 से कारगर नहीं है। न्यास परिषद की स्थापना न्यास क्षेत्रों के प्रशासन, विकास, स्वतंत्रता इत्यादि के लिए की गई थी। 1994 में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जो इसके अधीन हो, अतः 1994 से यह कार्यशील नहीं है, इसे वस्तुतः समाप्त नहीं किया गया है। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, उसमें से न्यास परिषद भी एक अंग है। अब अगला सवाल है 20। निम्नलिखित में से किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया। ए बाल गंगाधर तिलक, बी फिरोज शाह मेहता, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी और डी लाला लाजपत राय। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का दूत कहा गया था। इसको वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल। इस वैलेंटाइन सिरोल ने कहाँ कहा था? अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, कहाँ? इंडियन अनरेस्ट में कहा था। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक का अध्ययन किया। धन्यवाद।